स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड एक्सप्रेस में। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे। हल्द्वानी के बनभुलपुरा कांड के 50 आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने 90 दिन में चार्जशीट दाखिल नहीं होने के चलते उसके बाद के वक्त को असंवैधानिक माना है। सभी आरोपियों ने निचली अदालत के 12 मई के आदेश को चुनौती दी थी। निचली अदालत ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और डिफॉल्ट बेल देने से भी इनकार कर दिया था। हालांकि सरकार ने कोर्ट को बताया कि अतिरिक्त समय जो लगा उसमें इनके खिलाफ सीसीटीवी के रिकॉर्ड, पेट्रोल बम और मेडिकल रिपोर्ट एकत्रित करनी थी और जांच भी की जानी थी, इसलिए समय लगा है। लेकिन कोर्ट ने इसे नहीं माना। जिसमें नीचे की कोर्ट ने 90 दिन के बियॉन्ड चार्जशीट फाइल करने का टाइम एक्सटेंड कर दिया गया था, तो उसको हमने यहाँ चैलेंज किया था और कहा था कि ये अवैधानिक है, बिना किसी आधारहीन है, बिना किसी आधार के टाइम को बढ़ा दिया गया है और 90 दिन के बाद अगर चार्जशीट फाइल नहीं होती तो यह अक्यूज का अधिकार है कि उसको जमानत दी जाए। हल्द्वानी से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें करीब 4-5 लड़के 2 गाड़ियों से हुड़दंग करते नजर आ रहे हैं। वीडियो मंगलवार रात का बताया जा रहा है। दरअसल हल्द्वानी पुलिस को एक महिला की तरफ से शिकायत मिली। महिला मुखानी इलाके से गुजर रही थी। इसी दौरान 2 अलग अलग कारों से सवार हुड़दंगी लड़कों ने उनकी कार के आसपास अजीब सी हरकतें शुरू कर दी। यही ने कमेंट भी पास किए। महिला ने लड़कों की इस अजीबोगरीब हरकतों का वीडियो बना लिया जिसे पुलिस ने बारीकी से मॉनिटर भी किया। इसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और 5 लड़कों को एक कार के साथ गिरफ्तार किया, जबकि वीडियो में दिख रही स्कॉर्पियो कार की तलाश और उसमें सवार लड़कों की तलाश लगातार जारी है। देखिए, पुलिस ने इसमें तुरंत संज्ञान लिया है और कंप्लेनेंट को बुलाकर उससे तहरीर ली गई है और इस पर एक एफआईआर भी पंजीकृत हो गई और जो व्हाइट गाड़ी है वो भी पुलिस ने कब्जे में ले ली है और 5 जो इसमें चिन्हित किए गए थे लड़के उनको पकड़ लिया गया है और एक जो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो है उसकी तलाश जारी है, उसे भी हम शीघ्र पकड़ेंगे। रुद्रपुर में मासूम बच्चियों का यौन शोषण करने वाले मौलवी पर पुलिस ने बड़े खुलासे किए। आरोपी मौलवी के बारे में परत दर परत बेहद डराने वाली बातें सामने आ रही है। यहां तक कि बच्चियों को जिन्न का डर दिखाता था और मौलवी के पास से चाइल्ड पॉर्न वीडियोस का पूरा जखीरा मिला है। देखिए रिपोर्ट। उधम सिंह नगर के मलसी गांव की इस मस्जिद में उर्दू और इस्लाम की पढ़ाई करने आने वाली छोटी मासूम बच्चियों के लिए पिछले 2 महीने बेहद खौफनाक थे, क्योंकि पुलिस की गिरफ्त में मौजूद ये मौलवी पूछताछ में एक कर कई राज खोल रहा है जो हैरान करने वाले हैं। छोटी बच्चियों के यौन शोषण से पहले ये दरिंदा मौलवी इसकी पूरी कहानी लिखता, बड़े लड़कों को खराब पढ़ाई के नाम पर पीटता, बड़ी लड़कियों को शाबाशी देता और उन्हें विदा कर देता और उसके बाद छोटी बच्चियों के साथ एसी वाले कमरे में पॉर्न का गंदा खेल खेलता। बच्चियां अपना मुंह न खोल दें इसके लिए उन्हें डिब्बे में बंद जिन्न का मौत वाला खौफ दिखाता। हैरानी की बात यह है कि मौलाना की शिकार हुई 6 बच्चियां अभी तक सामने आ चुकी हैं। हैरतन चीज ये है ना, तो इन बच्चियों को ये डराता था कि अगर तुम लोगों ने ये बात ना तुम्हारे मम्मी पापा को बोलोगे तो मेरे पास डब्बे में जिन होता है, मैं डब्बे में से जिन निकाल के वो जिन जो है तुम्हारे मम्मी पापा को जान से मार देगा, तुम्हारा मम्मी पापा मर जाएंगे। तो वो बच्चे हैं, वो डर जाते थे। तो कहीं ना कहीं वो एक पहली लड़की जब बोल दी तो उसकी माँ ने उसकी ग्रेविटी समझ ली और तत्काल यहाँ पर हमारे पास आ गई। पुलिस के मुताबिक मौलवी से घटना के बाद अपना मोबाइल छुपा लिया था, लेकिन कॉल डिटेल के आधार पर उसका मोबाइल पुलिस को मिल चुका है। इसे देखकर पुलिस भी हैरान है, क्योंकि मौलवी दिन रात पॉर्न देखता था। विशेष तौर पर उसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने का शौक था। उसकी मोबाइल चैट हिस्ट्री ने उसके इस गंदे शौक का पूरा खुलासा कर डाला है। उसने बड़ा चालाकी से जब वो अरेस्टिंग हो रहा था तो उसने अपना फोन छुपा दिया था। तो पीसीआर के दौरान हमें उस मौलवी का फोन बरामद मिला है और आप हैरान हो जाओगे कि उसकी फ़ोन में भर भर के पोर्नोग्राफी का कंटेंट मिला है और ब्राउजिंग हिस्ट्री में पुराने डेटों में कब कब क्या क्या पोर्न साइट्स एक्सेस किया है उसकी पूरी भंडार मिल चुका है। वाकई पुलिस को मिल रही जानकारी बेहद चौंकाने वाली है।
यही वजह है कि उधम सिंह नगर के पुलिस कप्तान ने पूरे मामले की जांच के लिए SIT बना दी है, जो मौलाना के हर काले पन्ने से पर्दा उठाएगी, ताकि फिर कोई मौलाना धर्म और शिक्षा के नाम पर मासूम बच्चियों से न खेल सके। उधम सिंह नगर से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और योग नगरी ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला थाने में आयरलैंड से आई एक 32 साल की महिला के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। महिला ने शिकायत दी है कि 20 अगस्त को होम स्टे से निकल रही थी तब एक शख्स ने उसके साथ छेड़खानी की। पौड़ी के SSP ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है, साथ ही आरोपी की पहचान की गई, जिसके खिलाफ FIR लिखकर कार्रवाई की जा रही है। हमारे पास एक शिकायत थाना लक्ष्मण झूला में प्राप्त हुई थी, जिसमें एक आयरिश महिला के द्वारा एक जिला पौड़ी के निवासी पुरुष के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाई थी तथा उनके द्वारा आरोप लगाए गए थे कि इस पुरुष के द्वारा उनके साथ छेड़खानी की गई है, जिसका संज्ञान लेते हुए थाना लक्ष्मण झूला में FIR पंजीकृत की गई और उक्त व्यक्ति को भी डिटेन किया गया। रामनगर में मंडी समिति के पास का अतिक्रमण पर आज एक्शन हुआ है। पुलिस ने अवैध कब्जों को बुलडोजर से तोड़ा। PWD ने मंडी समिति के पास हुए अवैध कब्जों के लेकर 5 जुलाई को नोटिस दिए थे। उसके बाद अवैध मकान में रह रहे लोगों के घरों के बिजली पानी के कनेक्शन काट दिए गए थे। इसके बाद कुछ लोग अवैध घरों को तोड़कर चले गए और जो लोग घर खाली करके नहीं गए, आज उनके खिलाफ PWD ने कार्रवाई की और बुलडोजर से अवैध घरों को तोड़ा गया है। हल्द्वानी में मंगल पड़ाव से रोडवेज बस स्टैंड तक रोड चौड़ीकरण के मामले में हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दे दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब 4 सितंबर तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। सड़क चौड़ीकरण की जद में आए दुकानदारों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर प्रशासन की कार्रवाई को गलत ठहराया था। मंगल पड़ाव से रोडवेज बस स्टैंड तक रोड के चौड़ीकरण में 76 लोग जद में आ गए थे। प्रशासन ने पहले सरकारी संस्थानों को हटाकर कार्रवाई की। अब दूसरे चरण में दुकानों को हटाया जाना है, जिसका विरोध सभी व्यापारी कर रहे हैं। मामला हल्द्वानी के डिमोलिशन से संबंधित था, जिसमें कुछ पिटीशंस कल लगी थी और कुछ पिटीशंस आज थी। कोर्ट ने जितने भी ओनर्स हैं, लैंड ओनर्स हैं, उनके अलावा जितने भी नगर निगम के टेनेंट्स हैं, उनको भी स्टेटस को यानी कि यथास्थिति का आदेश आज कर दिया है। अगली तिथि मामले की 4 सितंबर लगाई गई है। हरिद्वार स्थित बेल फैक्ट्री में करीब 1 करोड़ रुपए की कीमत की धातु चोरी हो गई। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसमें एक ज्वालापुर का कबाड़ी भी शामिल है। बीती 22 अगस्त को कंपनी की ओर से निकली धातु की 17 क्विंटल प्लेट चोरी होने की रिपोर्ट लिखाई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध गाड़ी को रोका तो वो भागने लग गए। पुलिस ने पीछा कर गाड़ी को रुकवाया। तलाशी में 7.5 कुंतल नकली निकल बरामद की गई है, जबकि कुछ निकल एक कबाड़ी वाले को बेच दिया गया था और उससे मिले पैसों से ही गाड़ी खरीदी गई थी। तो भेल में निकल धातु चोरी होने का खुलासा हुआ है। तो इसमें एक सोनू कबाड़ी जो लगातार इस घटना के बाद से ही हमारे रडार पे था, ये बात तथ्य प्रकाश में आया कि उसके द्वारा ये न्यूमेरिक प्लेट को यहाँ पर खरीदा गया था और आगे उसको दिल्ली में भी मेरठ के थ्रू दिल्ली बेचा जा रहा था। तो तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गाड़ी से करीब हमने 7 कुंटल से ऊपर अभी तक धातु प्राप्त कर ली है, जिसमें कुछ धातु गलाई हुई भी है। और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की मुसीबत एक बार फिर से बढ़ती ही चली जा रही है। जांच एजेंसी ईडी ने हरक सिंह रावत को पूछताछ के लिए समन भेजा और ईडी की टीम पाखरू टाइगर सफारी बनाने के नाम पर पेड़ काटने के मामले में हरक सिंह रावत से पूछताछ करेगी। बता दें कि पाखरू टाइगर सफारी बनाने के नाम पर बिना मंजूरी के हजारों पेड़ काटने के आरोप है और इसी मामले पर सीबीआई भी पहले हरक सिंह रावत से पूछताछ कर चुकी है, जबकि अब मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के चलते ईडी इसमें पूछताछ करेगी, जिसके लिए हरक सिंह रावत को समन भेजा गया है।
और देहरादून में बीजेपी संयुक्त मोर्चे की मीटिंग हुई। बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहे। मीटिंग में 2 सितंबर से शुरू होने वाली बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो छोटी छोटी टीम बनाकर समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए कार्य करें, उनसे मिलने के लिए पहुंचे। ये संगठन पर्व हमारा 3 साल के बाद होता है और हम सब लोगों के लिए एक बड़ा अवसर होता है कि हम जन जन तक पहुँचें, समाज के अंतिम छोर तक पहुँचें और हमारा प्रदेश के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता बड़े जोर शोर से इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे और 2 तारीख को राष्ट्रीय स्तर पर ये अभियान प्रारंभ होगा और उसके बाद पूरे देश में चलेगा, हमारे प्रदेश में भी चलेगा। हम उन स्थानों तक जाएंगे इसके माध्यम से जहां अभी हमारी पार्टी को और पहुंचना है और हमको विस्तार करना है। हमारा संगठन का भी विस्तार होगा और निश्चित रूप से जहां संगठन का विस्तार होगा वहीं हमारे प्रदेश के लिए भी जो हमारी योजनाएं हैं केंद्र की और राज्य की, उन योजनाओं को प्रचार प्रसार में एक बड़ी सहायता इस अभियान के माध्यम से मिलेगी। उत्तराखंड को लक्ष्य और रुड़की में वसीम नाम के युवक की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। नेता विपक्ष यशपाल आर के साथ हरिद्वार के सभी विपक्षी विधायकों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और डीजीपी से मुलाकात की है और कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में वसीम के साथ मारपीट हुई, लेकिन पुलिस ने उसे बचाने की कोई कोशिश नहीं की। इसके बाद तालाब में कूदकर उसकी मौत हो गई। कांग्रेस का कहना है कि इस मामले में पुलिस की भूमिका संदिग्ध है, इसलिए जांच अधिकारियों को हटाकर इसके हाई लेवल या फिर न्यायिक जांच करवाई जाए। वहीं झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाती ने कहा कि वसीम जिम ट्रेनर था, एसी ठीक करता था, इसलिए उस पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। वसीम पर आरोप था कि वो मांस लेकर जा रहा था, जिसके बाद कुछ लोगों ने उसके हाथ पांव बांधकर पिटाई की। पुलिस तमाशबीन बनी रही। और पुलिस प्रशासन की सह पर उसके साथ बुरी तरह मारपीट की गई, उसका चेहरा विकृत कर दिया गया और फिर उसको तालाब में धकेलने का काम किया। तालाब में कूदने से पहले उसके साथ बहुत ज्यादती की गई, जुल्म किया गया उसके साथ। निश्चित रूप से पुलिस उसमें संलिप्त है। वो एक अच्छा जिम ट्रेनर था, उसका जिम नन्हेड़ा अनंतपुर में, अभी उसने फास्ट फूड का कॉर्नर भी खोला था कुछ दिन पहले और एसी, और वो अल्टरनेटिव दोपहर के समय में, दिन के समय में वो एसी का मैकेनिक भी था। तो जो इतने साधन संसाधन करके काम चला रहा हो तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई शॉर्टकट अपनाएगा। रुद्रप्रयाग जिले के सोनप्रयाग पुलिस थाने के पास चेक पोस्ट पर तैनात एक महिला सिपाही की कुछ लोगों से कहासुनी हो गई, जिसके बाद महिला सिपाही बेहद गुस्से में आ गई और वहां मौजूद लोगों को जमकर खरी खोटी सुना दी है। हालांकि महिला सिपाही के सीनियर ने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन महिला चुप ही नहीं होती है और जमकर बहस करने लग जाती है और बात नौकरी की धौंस देने तक आ जाती है। ये क्या बोल रहा है? मुझे नौकरी की धौंस दे रहा है मुझे कि फ्री में नहीं मिल रहा, अपनी मेहनत से नहीं लगी, तूने जो की अब तूने क्या किया? बागेश्वर के कपकोट का आपदा प्रभावित गांव कुंवारी के ग्रामीणों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार लैंडस्लाइड होने से गांव के बाहर निकलने वाले दोनों पैदल रास्ते बंद हो गए हैं, जिससे कुंवारी गांव का संपर्क कट गया है। यहाँ के लोग ना तो थराली से जा सकते हैं, ना बागेश्वर आ सकते हैं। ट्रॉली वाले रास्ते से भी कुछ ही लोगों की आवाजाही हो पा रही है। बाकी कुछ लोग उफनाती शंभू नदी पर निर्माणाधीन पुल से जान जोखिम में डालकर जा रहे हैं। गांव के सभी रास्ते बंद होने से रोजमर्रा के सामानों की भी किल्लत शुरू हो गई है। इस बार तो सभी रास्ते जो मेन रास्ते थे लोगों का आने जाने का वो भी बंद हो चुका है और बीच से स्लाइडिंग हो चुकी है। आधा गांव एक तरफ रह गए हैं, आधा लोग एक तरफ रह गए, बीच से कोई आने जाने का रास्ता भी नहीं है। उत्तराखंड में कई इलाके अब भी ऐसे हैं जहां नदी पार करने के लिए पुल नहीं है और लोग ट्रॉली का सहारा लेने को मजबूर हैं। अब अच्छी खबर यह है कि राज्य सरकार इन सभी जगहों पर पुल का निर्माण करने जा रही है। देखिए रिपोर्ट।
उत्तराखंड में हर साल आपदा से बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। खासकर ध्वस्त हुए पुलों के वक्त पर नहीं बन पाने के कारण इनकी संख्या बढ़ती जाती है और उसी रफ्तार से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती हैं। मैनुअल ट्रॉली से लोग नदी को पार करने के लिए मजबूर हैं। पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित है। इन 3 जिलों में 31 जगहों पर ट्रॉली का इस्तेमाल हो रहा है। अकेले पिथौरागढ़ में 14 जगह पुल की जगह ट्रॉली का इस्तेमाल हो रहा है। ट्रॉली में जैसे हम लोग बैठते हैं तो हमारे हाथ कभी कट जाते हैं, कभी गिरने का डर होता है, कभी ऐसा लगता है कि हमारे सामान अभी गिर गए। और ट्रॉली में हम अकेले तो जाते हैं नहीं, हमारे साथ हमारा कुछ बैग वगैरह होते हैं। ये सब हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि लोग ट्रॉलियों से आना जाना ही नहीं कर पा रहे हैं। शादियों में कैसे जाएंगे? शादी तक नहीं हो रही उन गाँवों में। लोग डर के मारे बाजारों जगह जगह आ रहे हैं। जो गरीब आदमी है उन लोगों की शादी पोस्टपोन हो रही है। ग्रामीणों की परेशानियों को देखते हुए सरकार ने अब प्राथमिकता के आधार पर ट्रॉली वाली जगहों पर पुल निर्माण को मंजूरी दे दी है। फर्स्ट फेज में 22 ट्रॉलियों की जगह पैदल पुल का निर्माण होगा, जिसमें 4 पुल चमोली और 8 पुल उत्तरकाशी के शामिल हैं। इस संबंध में हमने एस्टिमेट लेके 22 जगहों के लिए ये पुल सैंक्शन किए हैं, अलग अलग कैटेगरी के, जहाँ जिस तरह की रिक्वायरमेंट उस तरह से किया है। और प्रयास ये रहेगा हम लोगों का कि इस साल के आखिर तक जो बाकी बचे हुए वो, और कुछ इस साल जो बारिश में आपदा के कारण कहीं जगह पर नहीं लगानी पड़ी है, वहाँ पे भी अगर कहीं पुल बनाने की जरूरत है तो वो भी हम लोग सैंक्शन करें। नदी नालों पर पुल का अभाव ग्रामीण क्षेत्रों की एक बड़ी समस्या रही है। पुलों के अभाव में बनाई गई जुगाड़ की पुलिया और ट्रॉली कई बार हादसों की वजह बन चुकी है। लिहाजा 22 पुलों को मंजूरी मिलने से ग्रामीण इलाकों में बड़ी राहत है। चमोली से नितिन के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। बढ़ते हैं खबरें विस्तार से, आपको दिखाते हैं। मंगलवार को रुद्रपुर में नर्स के साथ रेप के मामले में महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया तो महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के साथ पुलिस की झड़प भी हो गई और कांग्रेस का आरोप है कि इस दौरान पुलिस वालों ने बुरी तरीके से पीटा है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने इस मामले में मुख्यमंत्री से जिम्मेवार पुलिस अफसरों पर कार्रवाई की मांग की। देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के साथ पुलिस के रवैये को लेकर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका। और गैरसैंण में विधायकों और पूर्व विधायकों की सैलरी पेंशन बढ़ाने का फैसला हुआ है। बीजेपी के ज्यादातर विधायक इस पर खुलकर बोलने से बच रखे हैं, लेकिन कांग्रेस के 2 पूर्व विधायक इस बात पर एक दूसरे की बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। देहरादून के पौष इलाके डिफेंस कॉलोनी में ये घर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ये घर किराए पर लिया है, जहां वो अपनी विधायक बेटी अनुपमा के साथ रहते हैं। हाल ही में गैरसैंण विधानसभा सेशन में विधायकों और पूर्व विधायकों की सैलरी और पेंशन बढ़ाने का फैसला हुआ है। हरीश रावत का मानना है कि ये सही फैसला है, क्योंकि महंगाई के दौर में गुजर बसर करना आसान नहीं। 4 बार के पूर्व सांसद और 1 बार के विधायक हरीश रावत को करीब 1 लाख रुपए पेंशन मिलती है। वहीं बतौर विधायक बेटी अनुपमा रावत को सैलरी और भत्ते मिलाकर हर विधायक की तरह करीब 3 लाख रुपए मिलते हैं। कहाँ से लाएंगे, कैसे पूर्ति करेंगे, कैसे काम चलाएंगे? मेरी बेटी विधायक है, लेकिन किराए में देता हूँ मकान का जो भूतपूर्व है, क्योंकि यदि मैं उसे कहूँगा किराए दे तो वो रोने लग जाएगी, कहाँ से दे। तो ये स्थितियां हैं आज विधायकों की। असल में इस पर बहस तब शुरू हुई जब पूर्व विधायक गणेश गोदियाल ने कहा था कि जब 10-12 हजार रुपए में टेम्पररी कर्मचारी काम करते हैं तो विधायकों की सैलरी पेंशन बढ़ने का क्या मतलब। इसी बात पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी बात कही, लेकिन दोनों नेताओं की बात पर बीजेपी ने चुटकी ली है। इधर वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि पैसा कितना बढ़ेगा उसको फिलहाल बताया नहीं जा सकता। कोई अपने आप को अत्यधिक, जिसे कहना चाहिए, संत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सही संत नहीं है। संत होने की भी जरूरत नहीं है, पॉलिटिशियन है, व्यवहारिक बात है। क्या ड्राइवर कोई 12,000 में आएगा? कोई आने को तैयार नहीं है। आखिर एक चालक तो किसी विधायक को चाहिए ना। उसको हमने 12,000 के बजाय 20,000 रुपये किया, जो आज
हमारे यहाँ जो उपनल और दूसरी संस्थाएं शायद 20,000 रुपये देती है, हमने उसके समकक्ष 20,000 रुपये देने का काम। इस तरह से यदि थोड़ी बहुत इजाफा हुआ है तो बिना जानकारी के यदि कोई बयान दे रहा तो ये उसका विषय हो सकता है। उत्तराखंड उन राज्यों में है जो कर्ज लेकर कर्मचारियों को सैलरी देते हैं। वहीं माननीयों की सैलरी पेंशन बढ़नी चाहिए या नहीं, इसको लेकर पूर्व विधायक गणेश गोदियाल और हरीश रावत की तरह राय बंटी हुई है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून।